तो प्री सबसे अनसर्टेन इसलिए होता है कि बच्चे आधी तैयारी में प्री दे देते हैं और प्री नहीं होता है, फिर वो मेंस में कहाँ से, फिर वो दूसरी प्रोसेस में है, तो सर्किल में घूम जाते हैं और उसमें फिर बंदा 4-5 साल में प्री नहीं निकल रहा है। पहले लिखते थे भूमिका, ये सब कुछ नहीं, बस भूमिका होती है पर वो एक पैराग्राफ में होती है, लिखना नहीं होता है हेडिंग भूमिका, बीच में पैराग्राफ चेंज करो जैसे आप, और फ्लो बना रहना चाहिए बढ़िया से। हाँ, जैसे आपने यहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म हुआ, बस उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ के नया पैराग्राफ शुरू करें, लेकिन फ्लो टूटना नहीं चाहिए। यहाँ आपने कुछ और बात लिखी, यहाँ आप एकदम टॉपिक से ज़्यादा बात करने में अच्छा लगता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो परिवार से नहीं बताई, दोस्तों का, तुम्हारा जो पीयर ग्रुप होता है दोस्तों का, वहाँ तुम बातें खुल के रख सकते हो। तो दोस्त हुआ, की सफलता में सब भी मतलब एक इंडिविजुअल का हाथ नहीं होता, उसका सबसे बड़ी पूंजी होती है उसका परिवार। साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में उत्तराखंड के गडोली गांव से। तो साथियों, बड़ा हर्ष का विषय है आज मेरे सामने मेरे भतीजे हैं नवीन चौहान, और साथियों इनका सिलेक्शन डिप्टी जेलर लोअर पीसीएस में हुआ है, सितारगंज में इनकी पोस्टिंग हुई है। तो अपने भतीजे से पूछता हूँ क्या इनकी रणनीति रही, और जब संघर्षमय का ये जीवन होता है साथियों, किस प्रकार से उन्होंने अपनी तैयारी करी। तो नवीन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए, कहाँ से अपनी तैयारी करी है। जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, मैं इसी गांव का स्थायी निवासी हूं और मेरी पढ़ाई स्टार्टिंग उत्तरकाशी से हुई है। 2012 में मैंने वहां से अपनी 12th की पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई पंतनगर विश्वविद्यालय से, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 2017 में कंप्लीट करी। जी। और 2017 से पहले 2020 तक, कोविड से पहले तक मैं दिल्ली में पढ़ाई करी है मैंने, कोचिंग वगैरह। जी। और उसके बाद दिल्ली से आने के बाद मैं देहरादून में पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। जी। तो इसकी जो लोअर पीसीएस की जो नोटिफिकेशन था वो कब आया था? हाँ जी, लोअर पीसीएस नोटिफिकेशन आया था अगस्त 2021 में। 2021 में नोटिफिकेशन आया था। हाँ। फिर इसका प्री का पेपर इसका हुआ था दिसंबर 2021 में, 12 दिसंबर 2021 को हुआ था। अच्छा। और फिर उसके बाद इसका मेंस हुआ था 2022 में, 28 अगस्त 2022 को। 2022 को मेंस। फिर उसका रिजल्ट, फिर उसका रिजल्ट आने की प्रोसेस में 9-10 महीने, जून 2023 में इसका। अच्छा। फिर ये भर्ती थोड़ा कोर्ट केस के चक्कर से इंटरव्यू डिले हुआ था। हाँ। और हमारा इंटरव्यू हुआ था ये दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक। अच्छा। और इसका फाइनल रिजल्ट 12 फरवरी 2024 को आया और उसमें मैं डिप्टी जेलर के पद पे सिलेक्ट हुआ। चलो, इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और साथियों, बड़ा हर्ष का विषय होता है ना जब अपने बीच के साथी जब ऊंचे पद पे जाते हैं, तो हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है, हम भी बोल सकते हैं कि हमारे गांव से है, हमारे भतीजे हैं। तो नवीन जी, आप मुझे बताइए, जब आपने तैयारी करी तो किस बुक का आपने सहारा लिया? जो भी हमारे दर्शक ऐसे पदों पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे आप, और कौन सी किताबें आपने पढ़ी है? जी, बुक का ये है कि सबसे पहले आप बेसिक बुक उठाए, एनसीईआरटी। जैसे एनसीईआरटी 11-12 जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, तो 9-10 से एनसीईआरटी बुक, जैसे ज्योग्राफी और 11वीं-12वीं के ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह। उसके बाद अगर आपने बेसिक क्लियर हो गया आपके, क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा जो स्टैंडर्ड बुक पे अगर बच्चे जल्दी जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज थोड़ा टफ होती है मेरे साथ, मुझे ये लगता है। बिल्कुल। तो पहले एनसीईआरटी से अपनी बेसिक क्लियर करो, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक जो मार्केट में है वो सबको ही पता है, वो जी। मैं भी अपनी बुक लिस्ट बता दूंगा। हाँ जी। तो उसके बाद अपनी स्टैंडर्ड बुक पे जाओ। अच्छा। स्टैंडर्ड बुक में जैसे मैं बता दूं कि पॉलिटी सब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। हाँ जी। और हिस्ट्री में अलग अलग पोर्शन है, तो इस हिस्ट्री की सबसे बेस्ट स्पेक्ट्रम होगी मॉडर्न हिस्ट्री की। हाँ। आप एंशिएंट में वो आर.एस. शर्मा हो गए। बिल्कुल। और सतीश चंद्र मेडिवल की होगी जी अलग से। और फिर ऐसी ज्योग्राफी की वैसे एनसीईआरटी से हो जाती है, लेकिन उसकी एक माजिद हुसैन मैपिंग का बहुत अच्छी है वो। अच्छा। ज्योग्राफी में मैपिंग से जितने ज़्यादा आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सको वो उतना अच्छा है। और इकोनॉमी में एनसीईआरटी से हो जाता है। बाकी थोड़ा बहुत आप दृष्टि की, जैसे मैं दृष्टि से पढ़ा हूँ तो मुझे दृष्टि की क्विक बुक वगैरह निकालते हैं वो एनसीईआरटी के समराइज, वो सब पढ़ी। और धीरे बाकी फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन से एग्जाम धीरे प्रोसेस में आ जाता है। बिल्कुल। तो चौहान जी, आप मुझे ये बताइए, जैसे प्री का अलग अलग प्रोसेस रहता है, उसके बाद मेंस होता है, आंसर राइटिंग होती है, तो सबसे पहले प्री की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए? जैसे करंट अफेयर्स हो गए, हमारा जो समसामयिक घटनाएं हैं उनकी तरफ से, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, तो इनकी तरफ आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं ये है कि प्री सबसे अनसर्टेन होता है इन तैयारी में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुरुआत में आप
जब तक आपकी तैयारी ऐसे नहीं कि आपने सारे सब्जेक्ट क्लियर करते, होलिस्टिक में आपने पढ़ दिए 1-1.5 साल, उसके बाद ही आप प्रोसेस में आओ। ये नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ दिया, मैं अभी फॉर्म भर देता हूँ, देखता हूँ, तो उस दौरान जो वो आप फॉर्म के नज़दीक आते हो, उस टाइम आप वो जो आपने बेसिक से शुरू पढ़ाई करी वो छोड़ के आप जल्दी के चक्कर में 2-3 किताबें और पढ़ने की मैं प्री निकाल दूंगा, और अगर आपने निकाल भी दिया प्री तो आपका मेंस नहीं निकल पाएगा। तो उसका जरूरी ये है कि शुरुआत में आप 1-1.5 साल तक सारे सब्जेक्ट जैसे बेसिक से शुरू करो, बेसिक पढ़ो। आपको थोड़ा घंटे बढ़ाने पड़ेंगे अपने पढ़ाई के, 8 से 10 घंटे मतलब रेगुलर पढ़ने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में ये है कि आप बेसिक से स्टैंडर्ड बुक पे आओ, और 1-1.5 साल जब आपका लेवल आ जाएगा तो आप फिर फॉर्म भरो प्री। जैसे आप तैयारी स्टार्ट से करो तो उसके बाद आपका प्री नहीं छोड़ेगा, और प्री भी हो गया तो मेंस भी हो जाएगा। इस दौरान वो प्री और मेंस के बीच जो टाइम देते हैं उसमें भी मेंस भी हो जाएगा। तो प्री सबसे अनसर्टेन इसलिए होता है कि बच्चे आधी तैयारी में प्री दे देते हैं, और प्री नहीं होता है, फिर वो मेंस में कहाँ से, फिर वो दूसरी प्रोसेस में है, तो सर्किल में घूम जाते हैं, और उसमें फिर बंदा 4-5 साल में प्री ही नहीं निकल रहा है किसी। तो ये अलग चीज होती है। फिर मेंस का ऐसा हो जाता है कि जब आपने प्री की तैयारी अच्छी करी तो प्री मेंस एक ही साथ तैयारी होती है जी। और फिर जैसे प्री और मेंस का बीच का गैप होता है, उसमें आप आंसर राइटिंग, या शुरुआत में भी जैसे आप प्री की तैयारी करते हो उस टाइम में कुछ टॉपिक आपके क्लियर होते रह रहे हैं, तो आप उसमें मेंस की आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। और फिर इंटरव्यू तो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड है। बिल्कुल। तो चौहान जी, अब आप बताइए, जो आपने तैयारी करी इसकी संपूर्ण रणनीति बताइए, और उससे पहले आप जो आंसर राइटिंग है उसमें प्रकाश डालिए। जैसे आंसर राइटिंग में पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, इसके माध्यम से लोग अपने आंसर को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जी, आंसर राइटिंग, पहले मैं आपका आंसर राइटिंग वाला क्वेश्चन जी। आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपका इंट्रोडक्शन का। बिल्कुल। जैसे जो शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालो जी। जो जैसे 50 वर्डों का क्वेश्चन है, उसमें जितनी आप पे इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल है, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है वो ज़्यादा काम करती है जितना शॉर्ट आंसर। और जो लॉन्ग आंसर होता है उसमें जैसा आपका इंट्रोडक्शन में आप फैक्चुअल से शुरू कर सकते हैं, और बाकी कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें होती है वो डाल के बीच में थोड़ा बहुत उसके टॉपिक के हिसाब से आप उस चीज़ को वो करो, ब्रॉड करो, और बाकी कंक्लूजन भी आपका अच्छा होना चाहिए जो टॉपिक से रिलेट हो। जैसा आपने इंट्रो शुरू किया, उसके बाद बीच में आपने जो उसको ब्रॉड किया अपने आंसर को, और उसके बाद उसका कंक्लूड करके निष्कर्ष जो होता है। बिल्कुल, इस चीज़ में होता है। और चौहान जी, आप थोड़ा इस मिथ्या को भी बता दें मुझे। ऐसा सुनने में आता है कि अंग्रेजी वालों को मतलब ज़्यादा इस ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जाने को अवसर मिलता है, और हिंदी वालों का अपेक्षाकृत कम मिलता है, तो ऐसा सत्य है या नहीं? बिल्कुल, ये मुझे नहीं लगता ये सत्य है। उत्तराखंड के परफेक्ट में तो मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि यहाँ हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है इंग्लिश वालों से। क्योंकि जो अपर बीसीएस में हिंदी, अब मैं जैसे अपर बीसीएस का भी इंटरव्यू दे रहा हूँ अभी, उसमें अपर बीसीएस में 300 मार्क्स का हिंदी का पेपर होता है। बिल्कुल। और सबसे डिसाइडिंग फैक्टर वही है वहाँ। बिल्कुल। और उसमें बच्चे कम से कम, जैसे हम 4000-5000 मेंस दे रहे हैं, उसमें 1000 बच्चे उसमें ही फेल हो रखे होंगे। बिल्कुल। उसमें तुम्हें 135 लगभग 135 नंबर का ऐसे होता है, बाकी उसमें हिंदी ग्रामर, हिंदी लेटर वगैरह होते हैं, ये सब लिखने होते हैं। उसमें बहुत इंग्लिश मीडियम के बच्चे फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। हिंदी मीडियम वालों को यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। अब मैं जैसे लोअर पीसीएस की बात करूँ, तो लोअर पीसीएस में भी हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि जो 200 मार्क्स का हिंदी का पेपर होता है, उसमें एक अनसीन पैसेज होता है, अपठित गद्यांश, वो भी 50 नंबर का हिंदी में, उसमें इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा टफ पड़ जाता है। और बाकी फिर जो ये लेटर वगैरह होते हैं, ऑफिसर शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, ये भी तो हिंदी में लिखना है। तो 100 नंबर का तो मान के चलो कि हिंदी वालों के लिए ज़्यादा है। उसके बाद ऐसे वगैरह कोई हिंदी में लिखना चाहो तो वो मतलब चॉइस होती है, हिंदी मीडियम हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो ये भ्रांति है, शायद यूपीएससी में ये भ्रांति ज़्यादा चलती है कि इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन हिंदी यहाँ उत्तराखंड में तो मुझे लगता है हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बजाय इंग्लिश मीडियम। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जैसे मैं इंटरव्यू की चीज़ बता दूँ आपको, इंटरव्यू में भी आप जैसे इंग्लिश में ज़्यादा बोलो ना, तो इंटरव्यूअर खुद ही बोलते हैं कि आप हिंदी में भी बता सकते हैं। जैसे आप बोले कि इंटरव्यू क्वेश्चन, वो भी शुरुआत भी वो हिंदी से ही करते हैं। हाँ, तो आप मुझे बताइए, जो आपका जो लोअर पीसीएस का पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसमें कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए, और कौन कौन से आपको लगा कि मतलब इस प्रश्न को मुझे नहीं आ रहा है तो मैं इसका उत्तर किस प्रकार से दूं? आप थोड़ा उस पर ब्रीफ इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो हो वो दिखाओ। बिल्कुल। अगर आप झूठ दिखाने की कोशिश करते हो तो आप पकड़े जाओगे। बिल्कुल। किसी भी पॉइंट में।
तो इंटरव्यू का ये होता है, मेरा ऋचा गौर मैम के पैनल में वो चेयरमैन थी, बिल्कुल। उनके पैनल में मेरा इंटरव्यू था। हाँ, तो शुरुआत यही होती है कि अपने बारे में थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपका ग्रेजुएशन कब हुआ ये सब बताना होता है, और जो ग्रेजुएशन है आपका मेनली उससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासकर आप अगर पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो किसी भी उससे, तो उससे मान के चलो आपका कि आपका 50% इंटरव्यू उस पर जाएगा। अच्छा। और ये बढ़िया कर, बाकी जो आपने पोस्ट वगैरह प्रेफरेंस सेलेक्ट की है, जैसे लोअर पीसीएस में नायब तहसीलदार सबसे ऊपर की पोस्ट है, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, तो एनटी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन। अब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन डालो कि आप कहीं आपदा आ गई, आप टाउन से बाहर हो, तो आप जाओगे या नहीं जाओगे, क्या डिसीजन लोगे, आप किसी गांव में कोई योजनाएं चल रही है सरकार की, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, दो लोग, मतलब सिचुएशनल बेस्ड भी क्वेश्चन भी होते हैं। बाकी तुम्हारे बैकग्राउंड से, बाकी जो जीएस आपने पढ़ी वो तो नॉलेज वगैरह वो सब चेक हो जाती है। बाकी वो तुम्हें उस चीज़ में पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं, बीच में सिचुएशनल क्वेश्चन डाल के, और जॉब की जो पोस्ट वगैरह है उनसे क्वेश्चन। बिल्कुल। और साथियों आपको बता दूं, इनका लोअर पीसीएस में डिप्टी जेलर के पद पे तो हो रखा है, इनका अपर पीसीएस में भी सिलेक्शन हो रखा है, और इनका इंटरव्यू होगा अब जब भी सरकार डेट देगी। तो आप अपर पीसीएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? आपका भी है, आपको भी उसके लिए शुभकामनाएं। उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, उसकी कैसी रणनीति अपनानी चाहिए? अपर पीसीएस का भी यही है कि सबसे ज़्यादा तो ये पिछले जो 1-2 महीने के करंट अफेयर्स हैं, बिल्कुल वो सब तैयार करो। बाकी आप जिससे ग्रेजुएशन हो उससे क्वेश्चन तैयार करो। बिल्कुल। बाकी जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उत्तराखंड का तैयार करो। और मैंने एक चीज़ देखी है कि पैनल वाले उत्तराखंड से क्वेश्चन लगभग तुम्हें पूछेंगे, और उत्तराखंड में ज़्यादा उनका फैक्चुअल क्वेश्चनों पे उनका शुरुआत तो फैक्चुअल से ही करते हो। बाकी जैसे यहाँ इशू है, डिजास्टर इशू है, यहाँ का पलायन इशू है, बाकी डेवलपमेंट प्लस ये डिजास्टर एम्प्लॉयमेंट का इशू, पलायन एम्प्लॉयमेंट हो कि क्यों पलायन हो रहा है, बाकी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यहाँ हो रहा है तो उससे नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, ये सब चीज़, स्थानीय प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है, ये सब चीज़ें। और खेती में क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ तो मेरा लगभग 50% उसमें लोअर पीसीएस में 50% इंटरव्यू इसी पे चला कि आप उत्तराखंड में एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दोगे। क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम क्या क्या है, इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, अब ग्रीन रेवोल्यूशन पे आ गए, इस पे आ गए, तो ये सब चीज़ें इंटरव्यू के हुआ। पिछले 1-2 महीने में जितने करंट अफेयर्स के इशू हैं, इशू बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे इंटरव्यू में। अपर पीसीएस में इशू बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। अच्छा, इंटरव्यू में ना? इंटरव्यू में। हाँ। अच्छा। तो इंटरव्यू वाले आपकी मतलब जो समसामयिक घटनाएं हैं उन पे आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि मतलब कैसे अवेयर हैं आप? हाँ, ये सब वो तो ये यहाँ तक पूछते हैं कि आज सुबह की अखबार की हेडलाइंस क्या है। बिल्कुल। आपको ये भी हमें भी सीनियरों से ये एडवाइस मिली कि सुबह अखबार पढ़ के जाओ, तो इंटरव्यू पैनल ये भी पूछ रहे हैं कि सुबह की हेडलाइंस क्या थी। बिल्कुल। 1-2 दिन पहले की, और एक महीने पहले, 2 महीने पहले, कम से कम आप जनवरी से लेके अभी अब हमारा अप्रैल में इंटरव्यू होगा, तो इसमें वही जनवरी अप्रैल, और ये पिछले साल का ये हासिल क्या रहा इश्यू, ये सब चीज़ें उत्तराखंड में जो डिजास्टर से रिलेटेड है उनका, तो चाहे वो 2013 की आपदा है, वो तो डेट पूछ लेते हैं कि वो कब आपदा आई थी उत्तराखंड में, जैसे इस टाइप। बिल्कुल। और साथियों आप सभी को बता दूं, ये आरओ में भी निकले हैं, तो जो समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? समीक्षा अधिकारी का मैं ये कहूँगा कि जो आपने प्री 107 गई है कट ऑफ, बिल्कुल, तो ये माना 70% से ऊपर है, तो आपका जो 200 मार्क्स का पेपर है वो आपका अच्छा तैयार हो रखा है, और आप उसको ही टारगेट करो बहुत अच्छे से। 200 मार्क्स का 50% वेटेज 200 मार्क्स का है, और 100 मार्क्स का एक ऐसे है और एक लेटर राइटिंग वो फॉर्मेट लेटर वाला है। तो 200 मार्क्स वाला जितनी ज़्यादा आप उसमें मार्क्स लाओगे उतना कम आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, और उसका यही आप जो आपने स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ ली, आपने एनसीईआरटी सब पढ़ ली, तो उसके बाद रिवीजन का वही होता है कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन लगाओ आप, जैसे लूसेंट भी लगाते हैं बच्चे, और घटना चक्र पुनरावलोकन होती है, तो उसमें भी पीसीएस के क्वेश्चन है। तो यूकेपीएससी तो मैक्सिमम 40-50% क्वेश्चन रिपीट करता है। पिछले 10-15 साल की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आपने 2-4 पेपर उठा लिए, पिछले 10-15 साल के लगभग 50 पेपर आपने उठा लिए, तो 50 पेपर में 50% आपके रिपीट क्वेश्चन आ जाएंगे। और बाकी नए में ये है कि अब यूकेपीएससी थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पूछा है, तो 200 मार्क्स में ये मान के चलो 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे, और करंट अफेयर्स पिछले 1 साल सफिशिएंट है। आपका जैसे आरओ जून जुलाई अगस्त में होगा करीब, तो पिछले जून जुलाई से आप करंट अफेयर प्रॉपर तैयार करो। और एक चीज़ और है, यूकेपीएससी इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्वेश्चन पूछते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे उत्तराखंड का, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का।
ये सब तैयार करके करंट अफेयर्स आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स, बाकी थोड़ा बहुत जैसे न्यू अपॉइंटमेंट और स्पोर्ट्स वगैरह ये सब, तो करंट अफेयर से आपको प्रॉपर करने हैं 200 मार्क्स वाले पेपर के। बिल्कुल। और जो बाकी ऐसे और लेटर वाला है, तो ऐसे आप धीरे धीरे लिखना शुरू करो। जो उन्होंने टॉपिक दिए हैं, उन्होंने उसमें विज्ञप्ति है जो उसमें टॉपिक दिए हैं उन्होंने, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, तो आप इनको टारगेट करो कि आप कौन से टॉपिक पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। सामाजिक वाले तो सोसाइटी वाली बुक भी आती, मार्केट में भी है थोड़ा बहुत, जो ऐसे वगैरह की बुक आती है। तो सोसाइटी के जो जो टॉपिक हैं उनको पढ़ना शुरू करो। और खासकर यूकेपीएससी का एक ये चीज़ है कि महिला सेंट्रिक बिल्कुल क्वेश्चन, जो ऐसे में महिला सेंट्रिक टॉपिक होते हैं, बिल्कुल, उनसे वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इसका कि आधुनिक नारी, इस टाइप टॉपिक आ गया आधुनिक नारी, अब इस पे आपको 600 वर्ड का ऐसे लिखना है। फिर एक टॉपिक में जैसे बताओ कि महिलाओं के साथ हो रहा भेदभाव, इस टाइप का, प्राचीन समय से और अब तक के महिलाओं में क्या परिवर्तन हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन। कंटेंट लगभग इसमें सेम है, लगभग बोल रहा हूँ मैं सेम है, थोड़ा स्टार्टिंग अलग हो, फिर बीच में थोड़ा बहुत कंटेंट सेम आ जाएगा। आपको उसी टॉपिक के हिसाब से लिखना होगा। जैसे भेदभाव हो रहा है तो भेदभाव पहले कैसा था, अब धीरे धीरे परिवर्तन कैसे आया, और अब क्या है, अब भेदभाव में कौन सी चीज़ हट गई है, भेदभाव के नए तरीके कौन से ऐड हुए हैं, इस टाइप के। और प्राचीन समय में तो इस टाइप के। और सामाजिक वाले में मैं ये कहूँगा कि महिला सेंट्रिक जितने टॉपिक आपने तैयार करें उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आएंगे। बाकी इस चीज़ की गारंटी तो कुछ नहीं है। जैसे उन्होंने राजनीतिक भी लिख रखा है, तो राजनीतिक में ऐसा भी आ सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ती हुई महिलाओं की भूमिका, इस टाइप का भी आ सकता है। अब ये राजनीति का भी हो गया और सामाजिक, इसमें आप दोनों चीज़ को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी दूसरा टॉपिक एक बीच में वो है भूस्खलन वाला, शायद भूस्खलन वाला या अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला। तो भूस्खलन उत्तराखंड, उसके भी यही है कि भूस्खलन वाला वो है उत्तराखंड में आपदा, उत्तराखंड से या भारत में आपदा। तो आपदा में आप जो जो आपदाएं हैं भारत में या उत्तराखंड में, उन सब को तैयार करो कि क्या है, कहाँ कौन सी जगह आती है। और ये चीज़ भ्रांति है, मैंने ये देखा है कि कुछ लोग ऐसे में मैप बनाना शुरू कर देते हैं, डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं होता है। ऐसे में आपको पूरा मतलब ये ऐसे ही लिखना होता है। जैसे हम पहले लिखते थे भूमिका, ये सब कुछ नहीं, बस भूमिका होती है पर वो एक पैराग्राफ में होती है, लिखना नहीं होता हेडिंग भूमिका, बीच में पैराग्राफ चेंज करो जैसे आप, और फ्लो बना रहना चाहिए बढ़िया से। हाँ, जैसे आपने यहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म हुआ, बस उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ के नया पैराग्राफ शुरू करें, लेकिन फ्लो टूटना नहीं चाहिए। यहाँ आपने कुछ और बात लिखी, यहाँ आप एकदम टॉपिक से अलग लिख दे रहे हो, तो वो चीज़ फ्लो टूटता है, तो उसमें ऐसे में कम नंबर मिलने के वो चांसेस। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है कि तारतम्यता बनी रहनी चाहिए, जो चेकर है कॉपी चेक करने के लिए, उसका फ्लो नहीं टूटना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि जितना इफेक्टिव आपका इंट्रोडक्शन होगा ना, बिल्कुल, तो उतना बीच में ऐसे जब 600 वर्ड का लिख रहा, तो एग्जामिनर का भी है कि इंट्रोडक्शन पढ़ता है, बीच में वो 2-2 लाइन पढ़ रहा है आपका फ्लो में, और बाकी निष्कर्ष आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ अगर आपको कोटेशन ज़्यादा पता है, जैसे आपने कोटेशन से स्टार्ट किया, बीच में जैसे आपका फ्लो चल रहा है कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, और वहाँ पे आपने एक कोटेशन डाल दिया थी, कौन कोटेशन में जैसे श्लोक टाइप कुछ होता है ना, श्लोक जैसे यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता, बिल्कुल, जैसे आप भारतीय समाज की विशेषता बताने लगे, संस्कृति, और वहाँ पे आपने डाल दी यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। और आपने जैसे एंडिंग भी कर दी, तो वहाँ पे भी आप एक कोटेशन डाल के ऐसे उसको खत्म करें, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। और चौहान जी, आप मुझे बताएंगे, आपका जैसे लोअर पीसीएस में सिलेक्शन हो चुका है, तो आप कितने सेटिस्फाइड हैं इस पोस्ट के लिए, और भविष्य में आप कुछ क्या करना चाहते हैं इस पद पर रहकर? सेटिस्फेक्शन तो अभी जैसे हमने तैयारी करी है, अपनी यूपीएससी की करी है, तो धीरे धीरे हम भी अभी लोअर पीसीएस में सिलेक्ट हुए हैं, अभी उम्मीद तो ये कि अपर पीसीएस में भी सिलेक्ट हो जाए, फिर यूपीएससी भी अभी देने का है, तो यूपीएससी दें, तो इंसान को संतुष्ट तो नहीं होना चाहिए। संतुष्ट ये है कि तैयारी कोशिश करती रहनी चाहिए, जितने बड़े पद तक जाओ। बाकी ऐसा भी नहीं कि हम लगे ही रहे, धीरे धीरे और भी चीज़ें होती है लाइफ में, इन चीज़ों को भी साथ लेके पढ़ाई एक टाइम तक अच्छे से हो सकती है। बाकी धीरे धीरे समाज अपनी जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी आनी शुरू हो जाती है, तो उसमें पढ़ाई का तारतम्यता थोड़ा बहुत टूट सकती है। लेकिन जो आपकी ग्रेजुएशन से लेके और 1-2 साल 2-3 साल पढ़ाई के होता है, वो बहुत पीक पीरियड होता है आपका पढ़ाई का। उस टाइम दिमाग भी आपका बहुत स्थिर रहता है और तैयारी भी बहुत अच्छी होती है। जैसे जैसे एज बढ़नी शुरू हो जाती है, तो और सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव, और खुद से भी ऐसे टूटना, जैसे इंसान को ये लगता है कि मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे उम्र के बढ़ने के साथ साथ आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो चौहान जी, आप मुझे बताइए, आपका लोअर पीसीएस में सिलेक्शन हो चुका है,
तो आपको लोअर पीसीएस डिप्टी जेलर पे आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं? आप जब उस पद पर जाएंगे, 16 तारीख तक आपको ज्वाइनिंग करनी है वहाँ, तो आपके मन में क्या क्या विचार हैं? आप जब जाएंगे वहाँ तो ज्वाइनिंग करने के बाद आप मतलब कुछ कैसे कैसे निर्णय लेंगे? आप कुछ तो सोचा होगा आपने। जी, ये सब चीज़ें ज़रूरी है एक अधिकारी को कि क्या क्या उसकी जिम्मेदारी है, क्या क्या। तो ये सब चीज़ें अभी तो हमें जो बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी है जेल परिसर के बारे में, आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जी। तो वो सब पढ़िए, तो उसके हिसाब से जो जिम्मेदारी हमें मिलेगी, क्या क्या मैनेज करना है, किस कैदियों के साथ आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। ये नहीं कि ये कैदी आए तो वो उस सिचुएशन बेस में कुछ उन्होंने गलत कर दिया, जरूरी नहीं हो कि उसी गलत माइंडसेट वाले आदमी हो, क्या पता वो उस टाइम पीरियड में जिस टाइम उन्होंने क्राइम किया उस टाइम गलत हो सकता है इंसान, लेकिन उनका व्यवहार क्या पता बहुत अच्छा, तो उनके साथ हम एक एज ए मतलब फ्रेंड टाइप के ट्रीट करेंगे उनको, उनके साथ भले हम उनके पद में उनके साहब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं साहब का रौब नहीं होना चाहिए एक अधिकारी में। और ये उनको एक बेसिक भाई की तरीके से ट्रीट करके उन्हें भी एक अपनापन लगे और धीरे धीरे उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा और समाज के एक अच्छे नागरिक। जैसे अब जेल कारागार का नाम सुधार गृह रखा जा रहा है सरकार, तो सरकार की कोशिश ये है कि इसकी एक सुधार गृह के तरीके से यहाँ जो कैदी आए वो एक अच्छे नागरिक बन के बाहर निकले। बिल्कुल। और चौहान जी, जो आपका डिप्टी जेलर के पद पे चयन हुआ है, तो इसका श्रेय आप किस किस को देना चाहेंगे? एक व्यक्ति की सफलता में सब भी मतलब एक इंडिविजुअल का हाथ नहीं होता, उसका सबसे बड़ी पूंजी होती है उसका परिवार, उसके गुरुजन, उसके मित्र, सभी लोगों का साथ रहा है। जब जब मुझे जिसकी ज़रूरत हुई है, मैं अपने दोस्तों से भी कभी मतलब घर वालों से बात नहीं करता, तो दोस्तों से ज़्यादा बात करने में अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो परिवार से नहीं बताई, दोस्तों का, तुम्हारा जो पीयर ग्रुप होता है दोस्तों का, वहाँ तुम बातें खुल के रख सकते हो। तो दोस्त हुआ, गुरुजन हुए, परिवार हुआ, और सबसे बड़ी चीज़ है भगवान की कृपा। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो तो एक दिन ज़रूर होगा कि आप सफलता की सीढ़ी जरूर चढ़ोगे, अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो। बाकी एक व्यक्ति की सफलता में सबसे बड़ा हाथ उसका तो होता ही है, लेकिन जो उसके सराउंडिंग में जितने लोग हैं सबका होता है। तो इसी के साथ आज का ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं, और प्रभु दिल्लेश्वर से आशा है आप ऐसी ही आकाश भर चुनौतियां पार करते रहें और नए नए पदों पर बैठें और हमारे गांव का नाम भी रोशन करें, हमारे भाई जी लोगों का नाम भी रोशन करें। इसी के साथ आपको अनंत शुभकामनाएं, और हमारे उत्तराखंड का प्रशासन अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।